यहाँ पे जुड़ जाइएगा। आइए पहला जो चैप्टर है, और पहला चैप्टर में हमारी क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, पहले हम इंपॉर्टेंट चीज़ें पर बात करेंगे। और इंपॉर्टेंट चीज़ें में पहली चीज़ें क्या आती है, बाल विकास की अवधारणा। बाल विकास की अवधारणा को देखें, इसमें पहली जो परिभाषा आती है दोस्तों कि बाल विकास मनोविज्ञान की शाखा है जिसमें विभिन्न विकास अवस्थाओं में मानव के व्यवहार में होने वाले क्रमिक परिवर्तनों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। ये हो गई बाल विकास की अवधारणा। लेकिन पॉइंट है, अब देखिए एमपीटेट 2020 में 18 में किस प्रकार से इस टॉपिक से प्रश्न पूछे गए थे, और एमपीटेट 2018 में इससे 7 प्रश्न पूछे गए हैं इस टॉपिक से, और एमपीटेट 2020 यानी जो 22 का एग्जाम हुआ था उसमें भी 7 क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे गए। कौन कौन से पूछे गए इस पर भी बात करेंगे। तो पहले बात कर लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट आपको नोट करना है। नोट करना है कि बालक के सर्वांगीण विकास के लिए बाल विकास का अध्ययन महत्वपूर्ण होता है। प्रश्न बनता है कि सर्वांगीण विकास के लिए या बालक के विकास के लिए या बालक के सर्वांगीण विकास के लिए किसका अध्ययन महत्वपूर्ण होता है, तो बाल विकास का अध्ययन महत्वपूर्ण होता है। ये एमपीटेट 2018 में आया हुआ है। विकास एक क्रमिक और निरंतर चलने वाली सतत प्रक्रिया है, आप सभी लोग जानते हैं। सभी लोग, आप लोग भावी अध्यापक अध्यापिका हैं, जयसवाल सर आप सभी का अभिनंदन स्वागत कर रहे हैं। दूसरा में नोट करना है कि यह गर्भावस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत चलती है। बाल विकास की अवधारणा या बाल विकास एक निश्चित दिशा में होती है जो आगे की ओर उन्मुख होती है। सबसे पहले निर्माण किसका होता है, सिर का होता है। सिराभिमुख सिद्धांत भी पढ़ेंगे आगे चल के, चैप्टर वाइज यहाँ पे क्लासेज आपकी होंगी। मात्रात्मक परिवर्तन, सिलेक्शन यहाँ पे 101% गारंटी है। प्रत्येक क्लास को आपको अटेंड करना पड़ेगा। जो मार्गदर्शन दिया जाएगा, जो डायरेक्शन बताया जाएगा, वो उसको आप सभी को फॉलो करना पड़ेगा। मात्रात्मक परिवर्तन, आयु के साथ बालक का भार बढ़ना तथा गुणा। अब देखिए इसमें काफ़ी सारा कन्फ्यूजन होता है मात्रात्मक गुणात्मक परिवर्तन में। देखिए मात्रात्मक में क्या होता है, आयु के साथ अगर भार बढ़े, वजन बढ़े तो ये मात्रात्मक होगा। गुणात्मक परिवर्तन क्या होता है, जब बालक के नैतिक मूल का विकास हो, ये दोनों सम्मिलित हों तो उसे गुणात्मक परिवर्तन कहते हैं। तो इन चीज़ों को भी समझना जरूरी है। बाल विकास से तात्पर्य बालक के सर्वांगीण विकास से होता है, जिसमें शारीरिक विकास आता है, ठीक है, आपके मानसिक विकास भी आता है, संज्ञानात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास। ये सारे बाल विकास के ये सारे विकास हैं, और इन चैप्टरों को आगे पढ़ेंगे, इसी संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। और अगला है कि मारिया मंटेंसरी के अनुसार क्या कहना है बाल विकास पर। इनका कंसेप्ट भी आपको सभी को पता है, पूछे जाते हैं, सबको नोट करते जाना है। और ये नोट्स पाना है तो टेलीग्राम में ज्वाइन कीजिए, ये सारे आपको डेली वाइज क्लासेज का नोट्स भी मिलेगा। मारिया मंटेसरी के अनुसार बालक में सच्ची शक्ति का निवास होता है और उसकी मुस्कुराहट ही सामाजिक प्रेम और उल्लास की आधारशिला होती है। इस पर क्रोबेल का कहना है कि बालक जो है स्वयं विकासोन्मुख होने वाला पौधा होता है। बालक स्वयं विकासोन्मुख होने वाला पौधा होता है, किसका कहना है, फ्रोबेल का कहना, नोट कर लीजिएगा। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यह जीवन भर चलती रहती है। ये एमपीटेट 2000 में पूछा गया था, यानी पिछला जो वर्ग 3 के एग्जाम हुआ तो उसमें पूछा गया था। अब बात आती है बाल मनोविज्ञान की। देखिए विज्ञान की वह शाखा जिसमें बालक के व्यवहार का अध्ययन गर्भावस्था से किशोरावस्था तक किया जाता है, जिसमें बालक की स्मृति, कल्पना, स्वभाव, बुद्धि, रुचि, अभिप्रेरणा, सृजनात्मकता का अध्ययन होता है, उसी को ही मनोविज्ञान कहा जाता है। अब ये जो चीज़ पढ़ता है ना, ये जो चीज़ जो कोई पढ़ेगा वही सिलेक्शन पाएगा, इस बार ध्यान दीजिएगा। इसलिए ये बात थ्योरी पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि थ्योरी से ही प्रश्न बनते हैं। बाल मनोविज्ञान में केवल क्या है, बालक के व्यवहार का अध्ययन होता है, ये भी ध्यान। बाल मनोविज्ञान में बालक के व्यवहार का अध्ययन केवल किया जाएगा, क्योंकि और बाल विकास के अंतर्गत क्या होता है, सर्वांगीण विकास, ठीक है, बाल विकास में सर्वांगीण विकास का अध्ययन होगा। अगला प्रश्न आपके पिछले वर्ग 3 में आया था, प्राथमिक शिक्षक वर्ग 3 में, कि प्राथमिक शिक्षक को मनोविज्ञान का बाल मनोविज्ञान होना अति आवश्यक होता है। इसका कारण यह है कि बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षकों की सहायता करता है। ये एमपीटेट 2020 में आया हुआ प्रश्न था, वर्ग 3 में पूछा गया प्रश्न था। अब बाल विकास की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या होती है, ये भी बहुत ही जरूरी है दोस्तों जानना। क्यों जानना जरूरी है, आइए जान लेते हैं, समझ लेते हैं। दोस्तों बालक के विकास का प्रथम वैज्ञानिक विवरण 18वीं शताब्दी 1774 ईस्वी में पेस्टोलॉजी ने प्रस्तुत किया था। ये इंपॉर्टेंट है, प्रथम बार अगर प्रश्न आ गया एग्जाम में कि बाल विकास के प्रथम बार वैज्ञानिक विवरण में किसने प्रस्तुत किया 18वीं शताब्दी में, तो पेस्टोलॉजी ने। या पेस्टोलॉजी किस शताब्दी में प्रस्तुत किया था, तो 18वीं शताब्दी में। किसी भी प्रकार से प्रश्न बन सकता है, क्रिएट किया जा सकता है। अगला, बाल विकास का सर्वप्रथम अध्ययन जॉन लॉक तथा थॉमसन हॉब्स ने किया था। 19वीं शताब्दी में अमेरिका में बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत हुई है। प्रश्न आ सकता है कि बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई, अमेरिका से हुई। किस शताब्दी में हुई, 19वीं शताब्दी में हुई। इन सबको नोट करते जाइएगा। भारत में बाल विकास से जुड़े अध्ययन की शुरुआत ताराबाई मोडेक के प्रयासों से 1930 में कोलकाता विश्वविद्यालय से मानी जाती है। ये नोट्स बनाते जाइएगा, जो हमारी टॉपर नोट्स, ये 2 ऐसी नोट्स हैं आने वाली हैं जो आप, वो टॉपर नोट्स है, और ये जो नोट्स बनाएंगे ये आपको सीडीपी बाल विकास में अव्वल बनाएगा, यानी सबसे अधिक आपको अंक प्राप्त यहाँ से होंगे। अगर बात करते हैं कि भारत में बाल विकास से जुड़े अध्ययन की शुरुआत ताराबाई मोडेक के प्रयासों से 1930 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से मानी जाती है।
अगला पॉइंट है कि भारत में गिजुभाई बधेका से प्रश्न आया हुआ था कि गिजुभाई बधेका ने मारिया मंटेरी से प्रभावित होकर उनकी जो शिक्षा पद्धति है उनको भारत के सीमित आर्थिक साधनों के अनुरूप ढालकर 1920 में भावनगर अर्थात गुजरात में दक्षिण मूर्त बाल मंदिर संस्था नाम से पूर्व प्राथमिक विद्यालय अर्थात नर्सरी स्कूल खोला था गिजुभाई बधेका। अब बात आती है जीन पियाजे जी का। जीन पियाजे जी स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक हैं। कहाँ के मनोवैज्ञानिक है? स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक है। ये चैप्टर अक्सर पूछा जाता है, एग्जाम में आता है, तो इनको हमें नोट कर लेना है। इसके साथ साथ प्रश्न आता है कि बाल मनोविज्ञान पर सर्वाधिक पुस्तकों की रचना किसने की? वह आपके जीन पियाजे जी हैं। कितने पुस्तकों की रचना की? वह 32 बुक्स हैं, यानी 32 पुस्तकों की रचना की, वो आपके जीन पियाजे जी हैं। अगला कि बालक के अध्ययन संबंधी प्रश्न पत्रिका का प्रकाशन स्टेनले हॉल ने प्रारंभ कराया। अब प्रश्न आ सकता है कि बाल विकास के अध्ययन संबंधी प्रश्न पत्रिका किसने प्रकाशन करवाया? स्टेनले हॉल ने करवाया था। इसके साथ अगला पॉइंट बनता है कि डार्विन ने बायोग्राफिकल स्केच ऑफ एन इन्फेंट नामक पुस्तक प्रकाशित की। तो ये चीज़ आपको नोट कर लेना है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि हरलाक के अनुसार हरलाक ने बाल विकास को 11 भागों में विभाजित किया है, जिसमें आपके गर्भावस्था, शैशवावस्था, बचपनावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, वयः संधि, पूर्व किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, मध्यावस्था, वृद्धावस्था, ये विकास के प्रमुख आयाम हैं। अब ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए, गर्भावस्था जो होता है वह गर्भाधान से लेके बालक के जन्म तक होता है, जो 9 माह से 10 दिन कह सकते हैं, ये गर्भावस्था कहलाती है। दूसरा आता है शैशवावस्था। शैशवावस्था जो होता है दोस्तों, ये जन्म से लेके 5 वर्ष तक के बच्चों के लिए होता है। इसके बाद आता है बाल्यावस्था। ये बाल्यावस्था 5 वर्ष से लेके दोस्तों 12 वर्ष तक के बच्चों के लिए होता है, जिसमें आपके उत्तर बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था होती है। इसके बाद आता है किशोरावस्था। किशोरावस्था जो होती है 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक होती है। कितने वर्ष तक होती है? 6 वर्ष चलती है। बाल्यावस्था 7 वर्ष, शैशवावस्था 5 वर्ष। ये जानना जरूरी है, अक्सर आप लोग कन्फ्यूज कर देते हैं, और अक्सर एग्जाम में आ गया तो कन्फ्यूजन बिल्कुल बनता ही बनता है। ये कन्फ्यूजन होगा ही होगा अगर आप अच्छे से ना समझेंगे तो। अगला है प्रौढ़ावस्था। देखिए, 18 वर्ष से अधिक से लेकर 60 तक जो है प्रौढ़ावस्था कहलाती है, सभी लोग जानते हैं। तो इस प्रकार मनोवैज्ञानिकों के विकास को आवंटित किया गया है। गर्भावस्था में बालक के शारीरिक विकास गति तेज से होता है। प्रश्न आता है कि बालक का शारीरिक विकास गति तेज किस अवस्था में होता है? तो वह आपका गर्भावस्था होता है। इसके साथ प्रश्न आता है किसी बालक को जन्म से लेकर 15 दिन तक किस अवस्था होती है? तो जन्म से लेकर 15 दिन की अवस्था शैशवावस्था कहलाती है। और इस अवस्था में बच्चा नए वातावरण में माता पिता के साथ समायोजित करता है, इसे संयोजन अवस्था भी कहा जा सकता है। तो संयोजन अवस्था किसे कहा जाता है? जन्म से लेकर 15 दिन की अवस्था को। या वह कौन सी अवस्था है जिसमें नए वातावरण में माता पिता के साथ बच्चा समायोजित करता है? वह शैशवावस्था कहलाती है, संयोजन अवस्था कहलाती है। ये आपके पॉइंट्स है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला दोस्तों बाल्यावस्था है। बाल्यावस्था में बच्चे क्या है, अंदर सभी संवेग जैसे प्रसन्नता हो गया, क्रोध, प्रेम, घृणा, ये सारी चीज़ें विकसित होती हैं। यह अवस्था ऐसी होती है जो जन्म से लेकर 2 वर्षों तक चलती है। इस अवस्था में बच्चों या शिक्षार्थियों में जिज्ञासु प्रवृत्ति पाई जाती है और ये अपने माता पिता, शिक्षकों को तरह तरह के सवाल भी करते हैं। और बाल्यावस्था में समूह प्रवृत्ति का विकास होता है और ये अपने सहपाठियों के साथ रहना खेलना पसंद करते हैं। ये बाल्यावस्था होती है। अगला आपका वयः संधि अवस्था। इस अवस्था में शारीरिक परिपक्वता का विकास होता है, यौनांग विकसित होते हैं। 11 से 13 वर्ष के बीच अवस्था में वयः संधि अवस्था कहलाती है। अगला किशोरावस्था, 12 से लेकर 18 वर्ष तक की अवस्था। इस अवस्था में बालकों के दिनम दिन जो है समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वे कल्पनाशील होते हैं, सामाजिक संयोजन उन्हें कठिनाई होती है। शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन के कारण संवेगात्मक, सामाजिक और नैतिक जीवन का स्वरूप बदलता रहता है और यह परिवर्तन अवस्था कहलाती है। यानी किशोरावस्था को किस नाम से जाना जा सकता है? परिवर्तन अवस्था के नाम से भी जाना जा सकता है। अगला प्रौढ़ावस्था आता है। 21 से लेकर 40 वर्ष की आयु को प्रौढ़ावस्था कहा जाता है और इस समय में व्यक्ति अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने की कोशिश करता है। लक्ष्य मतलब उसे गवर्नमेंट जॉब पाना, इसके बाद फैमिली और आगे चीज़ें जो है उनके सपने को साकार करना, ये सारी चीज़ें आती हैं। अब अच्छा प्रश्न आता है, अक्सर पूछा जाता है कि वृद्धि विकास में अंतर क्या है दोस्तों? अक्सर प्रश्न आता है। देखिए, वृद्धि विकास क्रम में बालक के शरीर की लंबाई, चौड़ाई, भार में बदलाव होते रहते हैं, इसको वृद्धि कहते हैं। सामाजिक वातावरण, भोजन तथा जलवायु आदि में परिवर्तन प्रभावित होता है। हम बालक के शरीर की वृद्धि को माप सकते हैं और यदि यह वृद्धि पूर्व की अपेक्षा अधिक हो तो सामान्य वृद्धि कहलाएगी। देखिए, वृद्धि और विकास। देखिए, वृद्धि क्या होती है? वृद्धि द्वारा बालक के परिणात्मक परिवर्तन जैसे बालक की लंबाई, भार आदि को माप सकते हैं, लेकिन विकास के द्वारा बालक के व्यवहारिक परिवर्तन जैसे कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, व्यवहार में परिवर्तन, देखिए आंतरिक चीज़ें जो होती हैं, कैसे ज्ञान, तो विकास को हम किसको ज्ञान के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
अगला आता वृद्धि एक निश्चित उम्र के बाद रुक जाती है, बिल्कुल सही बात है। वृद्धि जो होगा निश्चित सीमा आएगी, आप उससे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वो अलग है, फैट कम हो जाना, फैट बढ़ जाना वो अलग चीज़ है, लेकिन वृद्धि एक अलग चीज़ है। वृद्धि एक पूरे बॉडी की बात कर रहे हैं, पूरा शरीर की बात करेंगे, मानसिक स्थिति की बात करेंगे, मानसिक विकास से लेकर सभी की बात कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों विकास एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। जब तक आप मृत्यु के शैया पे लेट नहीं जाते तब भी आपके बाल बढ़ते रहते हैं। ये है वृद्धि और विकास का अंतर। बालक की शारीरिक वृद्धि प्रत्यक्ष रूप से उसके विकास से संबंधित नहीं होती है। वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक भाग होता है। जैसे 5 उंगलियां हैं तो पांचों ये उंगलियां विकास हो गया और इसकी एक उंगली वृद्धि हो गई। अगला बालक की शारीरिक वृद्धि अवरुद्ध हो जाने के बाद भी उसका विकास चलता रहता है। अगर शारीरिक वृद्धि किसी का हाथ पैर टूट गया ना, फिर भी उसका विकास चलता रहेगा। वृद्धि का कोई निश्चित लक्ष्य नहीं होता है कि इतना ही वृद्धि होगी, लेकिन बालक अपने विकास द्वारा जीवन में कुछ निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने की कोशिश करता है। अब आपका लक्ष्य वर्ग 3 एग्जाम को फतेह करना, मध्य प्रदेश में सरकारी शिक्षक बनना और इस शिक्षा की व्यवस्था को सुदृढ़ और मजबूत बनाना, तो ये आपका निश्चित लक्ष्य हो गया। बालक की वृद्धि होने के साथ साथ विकास भी ऐसा आवश्यक नहीं होता है, लेकिन बालक के विकास के एक निश्चित क्रम होता है। जैसे वह पहले बोलना, फिर लिखना, फिर सीखना बस प्रयास करता है। तो ये हो गया। अब आती है अधिगम का अर्थ और परिभाषा। आपने अक्सर देखा होगा प्रश्न में अधिगम शब्द आता है। ये अधिगम शब्द होता क्या है, आइए चीज़ें समझ लेते हैं। देखिए अधिगम अर्थात होता सीखना, एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। मनोवैज्ञानिकों ने इसे एक मानसिक प्रक्रिया भी माना है जो जीवन भर चलती रहती है। इसमें बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता है और अपने अनुभव प्रशिक्षणों से लाभ उठाकर स्वाभाविक व्यवहार या अनुभूति में प्रगतिशील परिवर्तन तथा परिमार्जन करता है। इसे ही अधिगम कहते हैं। अर्थात ये समझ सकते हैं कि एक बालक का आग से जलकर दोबारा उसके पास न जाना अधिगम की प्रक्रिया है। मतलब हम समझ जाते हैं कि ये आग में अगर जाएंगे तो जल जाएंगे, तो हमने उधर से सीख लिया, मतलब सीखना ही अधिगम है। ये मोटी मोटी बात आप समझ लीजिए। अगला पॉइंट नोट कीजिए। देखिए सामान्यतः व्यवहार में परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। अगर आपके व्यवहार में परिवर्तन आए वो भी कहीं ना कहीं सीख के ही आएगा। इसके द्वारा बालक अपने आसपास की घट रही घटनाओं को समझ पाता है, वही अधिगम है। अधिगम कर सीखने की प्रक्रिया है जो हमेशा चलती रहती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब आइए जो इस चैप्टर के द्वारा विगत वर्षों में यानी पिछले वर्षों में जो प्रश्न पूछे गए थे उन प्रश्नों को कर लेते हैं। तो विगत वर्ष में जो इनसे प्रश्न आए हुए थे आइए जान लेते हैं, समझ लेते हैं। देखिए विगत वर्षों में प्रश्न पूछा गया था कि प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की। गाल्टन ने, हल ने, वुंड ने, वाटसन ने। तो अभी हमने पढ़ा किसने किया, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी, विलियम वुंट ने। यह आपके एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है साथियों, इसके बाद आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा कि छात्र अधिगम का वार्क मॉडल किनके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। आपके कोहलबर्ग है, नील फ्लेमिंग है, जीन पियाजे जी है, ई इरिक्सन है। इनमें से कौन हो जाएगा, सभी लोग कमेंट करके बताइएगा मेरे प्यारे प्यारे भाइयों के, प्यारी प्यारी बहनें जिनका सपना है मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 एग्जाम को फतेह करना, सिलेक्शन पाना। दोस्तों छात्र अधिगम का वार्क जो है मॉडल जिसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, प्रस्तावित किया वह है प्रोफेसर नील फ्लेमिंग। नील फ्लेमिंग के द्वारा जो है अधिगम का वार्क मॉडल जो है प्रस्तावित किया गया था। सारे नोट करते जाइएगा और कोई भी डाउट हो बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की कि शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का सभी लोग जानते हैं, कई बार पूछा गया, रिपीट हुआ है और वह होता 1900 यानी डी ऑप्शन जो दिया गया है वह ऑलरेडी आप लोगों का यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा जा रहा है जो कि बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं होता है, ये पूछना है। तो मानव व्यवहार का अध्ययन, यह शिक्षा मनोविज्ञान के इसमें संबंध होगा क्योंकि मानव व्यवहार का अध्ययन होता है तो इसमें संबंध होना चाहिए। इसके बाद कह रहा है कि मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन तो इसमें भी होगा, सीखने के तरीकों का अध्ययन इसमें होगा, लेकिन संचार माध्यमों का अध्ययन इसमें आपका नहीं होगा। तो क्योंकि नेगेटिव था तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन दिया गया है वह यहाँ पे आप लोगों का सही हो जाएगा। तो सारी चीज़ें आपकी समझ में आ गई। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन जो है शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति। देखिए शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी होती है, क्या वह कला है, विज्ञान है, विद्यात्मक विज्ञान है या उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए शिक्षा मनोविज्ञान की जो प्रकृति पूछी जा रही है, प्रकृति यानी कल्चर, वह होता है विद्यात्मक विज्ञान। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नो डाउट सारी चीज़ें आपकी समझ में आ रही है, सभी लोग कमेंट करते रहिएगा। जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन, दोनों हाथ जोड़कर स्वागत अभिनंदन करते हैं आपके अपने टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। तो साथियों प्रश्न आ चुका है कि शिक्षा मनोविज्ञान के 10 से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा। यह आपके एमपी में आया हुआ प्रश्न है। तो कौन सा कथन हो जाए कि बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं। ये हमने पढ़ा भी था, इसलिए कहते हैं जो जो पॉइंट बोल रहे हैं उनको मार्गदर्शन कीजिए, नोट करते जाइएगा, एक नोट्स बनाते जाइएगा।
अगला, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थी बालक बालिकाओं की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध होगा? देखिए, जब आपकी नियुक्ति होगी या जब आप लोग अध्यापक अध्यापिका बनेंगे, तब आप अपने बालक बालिका विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करेंगे। और इनमें से कौन सा क्षेत्र उद्देश्य के साथ संबंध होगा? देखिए, विद्यार्थी की क्षमता को समझने का प्रयास करना है, तो कहीं ना कहीं शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र से या उद्देश्य से संबंधित हो जाएगा। इसके साथ साथियों, अगला प्रश्न है कि शिक्षा मनोविज्ञान है क्या चीज़? दोस्तों, हम बार बार कह रहे हैं शिक्षा मनोविज्ञान, तो ये है क्या चीज़? दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान एक मानक विज्ञान है। कैसा विज्ञान है? एक मानक विज्ञान होता है। और अगला प्रश्न है कि प्रारंभ में आत्मा का प्रयोग किस शास्त्र में किया गया? आत्मा का प्रयोग, आत्मा कहते हैं ना, मेरी आत्मा है, मेरी अंतर आत्मा से ये शब्द निकले, मेरी आत्मा निकल गई, उसकी आत्मा को मैंने देखा। तो आत्मा जो ये शब्द है, हम अक्सर बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, देखते तो नहीं हैं, लेकिन सुने लिखे पढ़े हैं। तो आरंभ में आत्मा का प्रयोग जिस शास्त्र में किया गया है वह शास्त्र कहलाता है दर्शन शास्त्र। कौन सा हो जाएगा? दर्शन शास्त्र। अगर किसी भी प्रश्न पर डाउट है, बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं। जयसवाल सर आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करते हैं। साथियों, 1822 ईस्वी में किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लंदन में मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए प्रयोगशाला का निर्माण किया गया? जी हाँ, लंदन में। जी हाँ, ऐसे कौन से मनोवैज्ञानिक हैं जिनके द्वारा लंदन में मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए प्रयोगशाला का निर्माण किया गया? वह आपके हो जाते हैं प्रोफेसर अल्फ्रेड बिने। सी ऑप्शन जो दिया गया यहाँ पे, सी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया साथियों कि शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को किस लिए करना चाहिए? शिक्षा मनोविज्ञान का अध्यापक को, इससे शिक्षक को आत्मसंतुष्टि मिल सके, इसमें वह दूसरों को प्रभावित कर सकें, इससे वह अपनी परीक्षाओं में प्रथम आ सकें, इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सकें। देखिए साथियों, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए क्योंकि इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सकते हैं। देखिए, आजकल टेक्निकल का ज़माना है, मोबाइल आ गया, अभी 2G चला, ठीक है, 2G के बाद 3G 4G आ गया और स्पीड आ गया, इसके बाद 5G आ गया, स्पीड आ गया। तो और बेहतर कर सकें, इसके लिए आप बच्चों को और बेहतर पढ़ा सकें, उसके लिए शिक्षा मनोविज्ञान जरूरी है। कि इनमें से कौन से शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? अब देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान में यहाँ पे व्यक्तिनिष्ठ विधि की बात कर रहा है, तो वह कहलाएगी अंतर्दर्शन। व्यक्तिनिष्ठ विधि अगर पूछा जाता है शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक, वह होगी आपकी अंतर्दर्शन। इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शिक्षा मनोविज्ञान की एक सीमा है? कहते हैं ना, मेरी एक सीमा होती है कि मैं यहाँ तक जाऊँगा। सीमा, जैसे अब 2 राज्यों की सीमा होती है, 2 देशों की सीमा होती है, उसी प्रकार शिक्षा मनोविज्ञान की एक सीमा होती है, एक दीवार होती है। और वह दीवार कौन सी है? व्यक्तित्व विभिन्नताओं की समस्या। इसके बाद अगला प्रश्न है जो कि इंटरेस्टेड क्वेश्चन है कि प्रयोगात्मक विधि को सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया? अब प्रयोगात्मक विधि है और इसको प्रस्तावित करने वाले जो सर्वप्रथम है और कोई नहीं, वह आपके विलियम वुंट है। जी हाँ, विलियम वुंट ने प्रयोगात्मक विधि को सर्वप्रथम जो है प्रस्तावित किया था। तो प्रस्तावित करना, ये भी ध्यान देना है। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान किसका है? तो मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में जो सबसे बड़ा योगदान है वह आपके दोस्तों किसका है? बाल केंद्रित शिक्षा का है। आज हम प्रीवियस के क्वेश्चन करेंगे, बाकी जो कल जो सेकंड क्लास होगी इसकी, अभी ये इंट्रोडक्शन हम ही कर रहे थे इस क्लास का, फर्स्ट चैप्टर का, और जो कल की क्लास होगी इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। 30 या 50 क्वेश्चन जो इससे सिलेबस के संभावित हो सकते हैं, वो भी क्वेश्चन MCQs लेकर आएंगे। तो मनोविज्ञान प्रारंभ में किस विषय का अंग था? तो मनोविज्ञान पहले जो है किस विषय का अंग था? वह दर्शन शास्त्र का। मनोविज्ञान का जिक्र किससे हुआ है? दर्शन शास्त्र से। परिस्थितिक प्रणाली आपने पढ़ा होगा, परिस्थितिक प्रणाली सिद्धांत जो मूल रूप से उरी ब्रोफेर ब्रेनर द्वारा तैयार किया गया है, 4 प्रकार के नेस्टेड पर्यावरण प्रणालियों को निर्दिष्ट करता है, जिन्हें जाना जाता है, जिन्हें क्या कहा जाता है? जिन्हें दोस्तों मानव परिस्थिति कहा जाता है। क्या बोला जाता है? मानव परिस्थिति। नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न दिया गया कि औपचारिक वातावरण में होने वाले अधिगम किसके द्वारा अध्ययन किया जाता है? तो औपचारिक वातावरण में होने वाला जो अधिगम होता है वह किसके द्वारा अध्ययन किया जाता है? शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा। ये थे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे आपके एमपीटेट में। अगला प्रश्न है कि व्यक्ति बिना किसी अंतर्निहित मानसिक प्रकरण के पैदा होते हैं और इसलिए सभी ज्ञान, अनुभव या धारणा से आते हैं, तो इस धारणा को किस रूप से संदर्भित किया जाएगा? देखिए साथियों, व्यक्ति बिना किसी अंतर्निहित मानसिक प्रकरण के पैदा होते हैं और इसलिए सभी ज्ञान, अनुभव का या धारणा से आते हैं, तो इस धारणा को मासूमन स्थिति अर्थात तबुला रास के रूप। देखिए, बच्चों की जो वृद्धि होती है वह किससे संबंधित होती है? शारीरिक विकास से, सामाजिक विकास से, भावात्मक विकास से या नैतिक विकास से होती है। तो आप सभी लोग जानते हैं, समझते हैं, ज्ञानी सर्व व्याख्याता लोग हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं। ये बच्चे की वृद्धि मुख्यतः किससे संबंधित होती है? सभी लोग कमेंट करके हमें फीडबैक करके बताइए। तो राइट आंसर आ चुका है दोस्तों।
और वह राइट आंसर आपका कहलाता है शारीरिक, क्योंकि वृद्धि की बात हुई है। तो बच्चे का जब वृद्धि की बात होगी तो वह शारीरिक विकास से संबंधित हो जाता है। तो पहला ऑप्शन जो दिया गया है वह आप लोगों का यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके साथ ही आइए बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न क्या पूछा जा रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन वृद्धि की विशेषता का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। नेगेटिव नकारात्मक प्रश्न है, तो आपका जवाब क्या होगा। यह एक मात्रात्मक पहलू है, यह मापने योग्य नहीं है, यह जीवन पर्यंत नहीं है, यह केवल शारीरिक विकास को दर्शाता है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि इनमें से जो कथन वृद्धि की विशेषता को प्रतिनिधित्व ना करता हो, यानी पहले जानना है जरूरी है कि वृद्धि की विशेषता का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है। देखिए, जो वृद्धि होता है यह एकमात्र मात्रात्मक पहलू होता है, यह जीवन पर्यंत नहीं चलता, एक सीमित होती है वृद्धि, यह केवल शारीरिक विकास को दर्शाता है। ये तीनों विशेषताएं प्रतिनिधित्व करती हैं वृद्धि की, लेकिन यह मापने योग्य नहीं है। यह जो कथन है यह वृद्धि की विशेषता को प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि वृद्धि को मापा जा सकता है, क्योंकि वृद्धि मात्रात्मक पहलू ही है। इसलिए नेगेटिव प्रश्न का नेगेटिव ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। तो आप सभी लोग यहाँ पे प्रत्येक ब्रदर्स एंड सिस्टर, प्रत्येक प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें, सभी लोग कमेंट कीजिएगा। जयसवाल सर आप सभी का अभिनंदन, स्वागत कर रहे हैं। अगला प्रश्न है वृद्धि के बारे में क्या सही नहीं है। देखिए, वृद्धि अभिवृद्धि शारीरिक होती है, अभिवृद्धि मात्रात्मक होती है, अभिवृद्धि मापनीय होती है, अभिवृद्धि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो अभी हमने क्या पढ़ा, वृद्धि तो अभिवृद्धि शारीरिक होती है, मात्रात्मक होती, मापनीय होती है, लेकिन जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया कौन सी है? वह विकास हो जाता है। तो नेगेटिव प्रश्न का नेगेटिव आंसर डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके साथ बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं दिया गया है। सीखना व्यवहार परिवर्तन की एक प्रक्रिया है, यह कथन सत्य हो जाएगा। वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है, यह भी कथन सत्य हो जाएगा। विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया, यह कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि वृद्धि एक मात्रात्मक प्रक्रिया होता है, विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया, तो ये निगेटिव दिया गया है। और शिक्षा एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है, बिल्कुल सही बात। ये देखो एमपी 2020 के एग्जाम में वर्ग 3 में पिछले में पूछा गया था कि शिक्षा एक लक्ष्य उन्मुखी प्रक्रिया है। इस टॉपिक से प्रश्न आया हुआ था वर्ग 3 में। जी हाँ, 2020 में नोटिफिकेशन निकला था और 2022 में वर्ग 3 के एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें लगभग 18 से 20 हज़ार वैकेंसी आई थी, जिसमें से एससी वालों को मुझे लगता है 9 से 10 हज़ार टोटल उनके लिए वैकेंसी रिजर्व रखा गया है, और बाकी जो भी 8-10 हज़ार थे बाकी सभी कैटेगरी वाइज आ गए। तो आइए सभी लोग समझ रहे हैं। बाकी हमारी CDP बाल विकास की टॉपर नोट्स आ चुकी है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, नहीं मंगाया है, तो ज़रूर मंगाइए। हमारी जयसवाल कोचिंग सेंटर द्वारा जो है प्रोवाइड करा जाइए बाल विकास CDP की टॉपर नोट्स, जो आप लोगों की स्क्रीन पर आ रही है। ये टॉपर नोट्स आपको व्हाट्सएप पे PDF पे मिलेगी। लगभग 15 बुकों का निचोड़ है और लगभग 10 दिनों की मेहनत है, क्योंकि ये टॉपर नोट्स है जो पिछले ईयर में पूछे गए थे क्वेश्चन, जो टफ क्वेश्चन पेडागोजी के पूछे गए थे, जो आपके बिल्कुल नहीं समझ में आ रहे थे। ये नोट्स पूरा आपको प्रोवाइड होने के बाद आगामी एग्जाम के लिए आपको सिलेक्शन के लिए बहुत मदद मिलने वाली है। केवल 149 में आपको टॉपर नोट्स मिल जाएगी। आपको जो दिया गया व्हाट्सएप नंबर है उस पर आपको मैसेज कर देना, बाकी डिटेल आपको वहीं पे मिल जाएगा। तो चलिए पहले हम क्लास की बात करेंगे, क्वेश्चंस की बात करेंगे कि मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। देखिए, मानव विकास को किन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है? शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, सामाजिक, संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मक और सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, सामाजिक। ये 4 ऑप्शंस आपके दिए गए हैं आपके स्क्रीन पर। देखिए, जब भी मानव विकास के क्षेत्रों में विभाजितता की बात होती है तब आपका शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक, ये 4 पॉइंट याद रखना है। शारीरिक रूप में विभाजित होता है मानव विकास, संज्ञानात्मक रूप में होता है, संवेगात्मक रूप में और सामाजिक रूप में होता है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न बेहतरीन लाजवाब प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर पूछा जा रहा है कि मानव जाति में विकास कैसा होता है। सभी लोग बताइएगा ध्यानपूर्वक कमेंट करके कि मानव जाति में विकास कैसा होता है। किशोरावस्था से अंत तक, बाल्यावस्था के अंत तक, प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ तक, जीवन पर्यंत। क्योंकि जहाँ पर विकास की बात होगी वह जीवन पर्यंत होगा, जहाँ पे वृद्धि की बात होगी निश्चित समय सीमा की बात होगी। दोनों चीज़ों को याद समझ लेना अच्छे तरीके से। अगला प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है। अब देखिए, विकास के व्यापक आयाम की सही पहचान करना है। क्या वह संवेगात्मक, बौद्धिक, आध्यात्मिक हो जाएगा, शारीरिक व्यक्तित्व आध्यात्मिक संवेगात्मक हो जाएगा, सामाजिक शारीरिक व्यक्तित्व स्व हो जाएगा, शारीरिक संज्ञानात्मक सामाजिक और संवेगात्मक हो जाएगा। आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? सभी लोग कमेंट कीजिएगा। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, 101% इस एग्जाम को एमपी टेट वर्ग 3 एग्जाम को फतेह करना है। सभी लोग कमेंट कीजिएगा। तो कौन जो है विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है? वह शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। ये 4 हमने पहले ही बताया था।
ये जो है विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान है। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नोट्स पाना चाहते हैं, ये सारा कुछ PDF फाइल आपको टेलीग्राम पे मिल जाता है। जिनको भी हमें मैसेज करना होता है कुछ बातें, आप इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए, जयसवाल कोचिंग सेंटर पेज बना हुआ है ऑलरेडी। आप लोग वहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो भी आपके मन में प्रॉब्लम हो उनको दूर करने की कोशिश की जाएगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं दिया गया है। देखिए, विकास और वृद्धि एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। विकास एक सतत प्रक्रिया है, वृद्धि विकास का ही एक भाग है। और चौथा ऑप्शन कह रहा है, आप लोगों की स्क्रीन पर दिया गया है कि विकास कार्यक्षमता, कार्यकुशलता, व्यवहार में आने वाले गुणात्मक परिवर्तनों को प्रकट करता है। देखिए, इसमें से सही कथन की बात करें कि विकास और वृद्धि एक दूसरे के पर्यायवाची है, ये गलत है। क्योंकि विकास की सीमा क्या है, जीवन पर्यंत है, और वृद्धि की एक निश्चित है। विकास सतत प्रक्रिया, बिल्कुल सही बात है। वृद्धि विकास के एक भाग कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए विकास 5-6 भाग है तो उसका एक भाग वृद्धि हो गया, ये हम कह सकते हैं। तो पहला जो है कथन हमारा सही नहीं दिया गया, बाकी ये सही दिए गए हैं। और जो चौथा कथन कर रहा है ये भी आपका सही दिया गया है। कथन ये कह रहा है कि विकास कार्यक्षमता, कार्यकुशलता और व्यवहार में आने वाले गुणात्मक परिवर्तनों को प्रकट करता है। तो इन चीज़ों को समझ गए होंगे। आई होप सभी लोग, सभी प्यारे प्यारे भाई, प्यारे प्यारे बहन, गृहिणी, अध्यापक, अध्यापिका सभी कमेंट कीजिएगा। जयसवाल सर, आप सभी का अभिनंदन, स्वागत करते हैं। अगला प्रश्न आ चुका है कि विकास एक अधिनियम है। विकास प्रतिमान के विभिन्न काल में खुशी भिन्न भिन्न होती है, इस अधिनियम के अनुसार क्या होगा। प्रश्न को समझिए, रिपीट कर रहे हैं। विकास एक अधिनियम है, विकास प्रतिमान के विभिन्न काल में खुशी भिन्न भिन्न होती है, इस अधिनियम के अनुसार आपके ऑप्शंस दिए गए हैं। तो इस अधिनियम के अनुसार जीवन का प्रथम वर्ष सबसे अधिक खुशी का काल होता है, वय संधि काल एवं जीवन का प्रथम वर्ष भी जीवन का सबसे अधिक खुशी का काल होता है, वय संधि काल जीवन का सबसे अधिक दुखी का काल होता है, जीवन का परम वर्ष सबसे अधिक खुशी का एवं वय संधि काल दुखी का काल होता है। तो दोनों चीज़ें इसमें दी गई, बिल्कुल सही बात है, डी ऑप्शन होगा। क्योंकि विकास एक अधिनियम है, विकास की प्रतिमान के विभिन्न काल में खुशी भिन्न भिन्न होती है, इस अधिनियम के अनुसार हमारा ये निष्कर्ष निकलता है कि जीवन एक परमथम वर्ष सबसे अधिक खुशी का होता है। इसके बाद जो वय संधि काल होता है सबसे अधिक दुखी का काल होता है। तो डी ऑप्शन पूरी तरह से इस क्वेश्चन को परिपूर्ण कर रहा है। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा पूछा गया है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो। प्रश्न के इनमें से कौन सा कथन विकास के संबंध में सही नहीं दिया गया है। चलिए कथन को पढ़ते हैं कि विकास प्रतिमानों की कुछ निश्चित विशेषताओं की भविष्यवाणी की जा सकती है। विकास का उद्देश्य वंशानुगत संभाव्य क्षमता का विकास करना है। विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभाव्य खतरे नहीं होते हैं। अगला कह रहा है प्रारंभिक विकास बाद के विकास से अधिक महत्वपूर्ण होता है, यानी जो पहला विकास होता है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है जो आगे आने वाला विकास होता है। तो कौन सा कथन विकास से संबंधित है। देखिए, विकास प्रतिमानों की कुछ निश्चित विशेषताओं की भविष्यवाणी की जा सकती है, ये बात सही है। विकास का उद्देश्य वंशानुगत संभाव्य क्षमता का विकास करना है। विकास के क्षेत्रों में संभाव्य खतरे नहीं होते, गलत है। विकास होगा तो खतरे भी होंगे। तो ये कथन कहीं ना कहीं विकास के संबंध में सही नहीं दिया गया, बाकी सारे सही दिए गए। आइए बात करते हैं अगला प्रश्न, विकास का अर्थ क्या होता है दोस्तों। परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला होती है, अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। देखिए, विकास का अर्थ यही होता है कि जो परिपक्वता और अनुभव होते हैं, परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला को ही विकास कहते हैं। जब आप परिपक्वता और आपके पास अनुभव होता है, उसके बाद जो परिवर्तन होता है उस श्रृंखला को ही विकास कहा जाता है। जब आप पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, आपकी नियुक्ति होगी, आप लोग अध्यापिका बनेंगे, सरकारी शिक्षक बनेंगे, तो आपका क्या होगा, वहाँ पे विकास कहलाया जाएगा। अगला प्रश्न है, विकास के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं। देखिए दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं विकास प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे होते हैं। विकास उकसाने बढ़ावा देने से होता है, यह गलत है। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है, बिल्कुल सही बात है। अलग अलग संस्कृति, अलग चीज़ें होती, प्रभावित होगा। विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन कौन सा कथन असत्य है कि विकास जो होता है वह उकसाने या बढ़ावा देने से होता है, ये कथन गलत दिया गया है। नो डाउट सभी लोग समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। आइए बात करते हैं अगला प्रश्न, बहुत अच्छा पूछा गया कि विकास में वृद्धि से तात्पर्य क्या होता है। तो विकास में वृद्धि एक कह सकते हैं एक हिस्सा है, जिसको क्या किस रूप में, तो यह वजन में वृद्धि होता है। विकास में वृद्धि से तात्पर्य है वजन में वृद्धि होना। अब आप कहेंगे कि डी ऑप्शन क्यों नहीं, क्योंकि आकार सोच समझ कौशल में वृद्धि, तो आकार तो यहाँ पे सही दिया गया है, लेकिन सोच समझ कौशल ये विकास में आ जाता है, तो वृद्धि का यहाँ पे चैप्टर नहीं होता है, इसलिए केवल वजन में वृद्धि। इसके बाद आइए जानते हैं अगला प्रश्न जो आप लोगों की स्क्रीन पर बहुत अच्छे से
पूछा गया है। और बहुत अच्छे से क्या पूछा गया कि मानव विकास है, मानव विकास मात्रात्मक गुणात्मक कुछ सीमा तक या एवं भी दोनों। देखिए मानव विकास मात्रात्मक गुणात्मक दोनों रूपों में होता है, ये आप सभी लोग जानते हैं, इसलिए यहाँ पे जो डी ऑप्शन कह रहा हमारा एवं भी दोनों वाला हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद आइए बात करते हैं अगले प्रश्न जो क्या पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित सूची में बाल विकास में गुणात्मक परिवर्तन की पहचान करना है। तो बाल विकास में गुणात्मक परिवर्तन की पहचान कैसे की जाएगी? वजन से, दृष्टि से, बाल से या दांत से, किससे की जाएगी? सभी लोग बताइएगा। देखिए इनमें बाल विकास में गुणात्मक परिवर्तन देखना है, तो गुणात्मक परिवर्तन किससे हो जाएगा? सभी लोग बताइए। वजन, दृष्टि, बाल, दांत, किससे होगा? बेहतरीन लाजवाब प्रश्न है, समझने वाली बात है। और कौन कौन यहाँ पे कमेंट कर पाता है ये भी समझने वाली बात है, क्योंकि कमेंट करना, कमेंटेड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे आप लोग कमेंट करेंगे निधड़क हो जाएंगे। इसी प्रकार एग्जाम में जाएंगे तो आप आंसर देने में निधड़क हो जाएंगे, नहीं सोचते रहते हैं यार ए सही होगा बी सही होगा, सी सोचने में 2-3 मिनट निकल जाते हैं। तो ये चीज़ें अभी से सीखिए। तो सूची में बाल विकास में गुणात्मक परिवर्तन की पहचान करें, तो गुणात्मक परिवर्तन देखना है, तो यहाँ पे कौन हो जाएगा? दृष्टि, क्योंकि ना बाल, दांत, वजन, दृष्टि गुणात्मक परिवर्तन हो सकता है यहाँ पे बाल विकास की दृष्टि से देखा जाए तो। अब दृष्टि शब्द यहाँ पर भी आ गया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से अधिगम संबंधी कौन सा कथन नहीं है? देखिए दोस्तों, इसे उचित वातावरण चाहिए होता है अधिगम सीखने के लिए, परिपक्वता का इससे कोई संबंध नहीं है, कथन गलत है, क्योंकि अधिगम का संबंध परिपक्वता से है, तो ये कथन सही नहीं दिया गया है। सहायक सामग्री अधिगम में मदद करती है, बिल्कुल सही बात है, कोई भी सहायक सामग्री होगी अधिगम सीखने में मदद करेगी। जैसे हमने टॉपर नोट्स बताया, टॉपर नोट्स बनाया है तो आपके लिए सीखने में मदद के लिए है, क्योंकि आप सीख सकें, पिछले का कैलकुलेशन देख सकें, इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ सकें। बुक तो सभी पढ़ते हैं, लेकिन क्या बुक से आता है? नहीं आता है। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, सभी बुक में सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं हो सकती, तो जो बुक्स में जो अच्छी चीज़ें टॉपिक जी उस कॉम्बिनेशन करके टॉपर नोट्स बनाया गया है, और जो सिलेक्शन पा चुके हैं वर्ग 3 में उनके मार्गदर्शन पर टॉपर नोट्स बनाया गया, ये बेनिफिट है आपके लिए। तो अधिगम संबंधी हमारा ये हो जाएगा कि अधिगम प्रक्रिया में अभिप्रेरणा महत्वपूर्ण होता है, सहायक सामग्री में अधिक मदद मिलती है, लेकिन परिपक्वता का इससे कोई संबंध नहीं होता, यह कथन हमारा गलत हो जाएगा, ये सही नहीं दिया गया है। अगला प्रश्न है, परिपक्वता एक उदाहरण है कि जब बालक सीखता है किस प्रकार से चिंतांकन करना, पढ़ना या साइकिल चलाना या चलाना। देखिए परिपक्वता उदाहरण कौन सा कहलाएगा? जब बालक क्या सीखता है, जब बालक सीखेगा उसको परिपक्वता बोल दें, तो जब बालक चलना सीख जाएगा तो उसको परिपक्वता बोला जा सकता है कि बालक जो है चलने में परिपक्व हो चुका है। इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन आप लोगों के लिए सही हो जाएगा। कोई भी डाउट हो बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं। जयसवाल सर आप सभी का हाथ जोड़कर अभिनंदन और स्वागत करते हैं, आपके प्रत्येक कमेंट का, आपके प्रत्येक फीडबैक का। अगला प्रश्न आ चुका है कि अधिगम एवं परिपक्वता के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं दिया गया है। देखिए अधिगम और परिपक्वता की बात करें, यदि मानव विकास केवल परिपक्वता से होता तो मनुष्य केवल निम्नतम स्तर तक ही सीमित रहता। वंशक्रम संभाव्य क्षमता की सीमा के कारण बालक एक निश्चित सीमा से आगे तक विकसित हो सकते हैं। और आपका अगला कह रहा है कि बालक विकास की दर से जब सीखने के लिए तैयार नहीं है तब वे अधिक प्रयास के द्वारा सीखे जा सकते हैं। तो प्रयास करना ये अच्छी बातें हैं। बालक की अंतर्निहित शक्तियों को बिना समय विचारे विकसित करने के लिए प्रोत्साहन करना भी ये पॉजिटिव है। अब बचते हैं 2 ऑप्शन। तो अधिगम एवं परिपक्वता के संबंध में क्या सही नहीं दिया गया है कि यदि मानव विकास केवल परिपक्वता से होता तो मनुष्य केवल निम्नतम स्तर तक ही सीमित रहना। तो सीमित रह जाना ये भी नेगेटिव है, इसलिए आपका कथन सही नहीं होगा। बाकी सारे कथन हमारे सही दिए गए। तो कथनों को अवश्य पढ़िए, क्योंकि स्टेटमेंट, कथन, परिभाषाएँ ये बहुत आपको डिफिकल्ट करती है। इनमें से कौन जो है विशेषता जो है, ऐसी कौन सी विशेषता है जो परिपक्वता को अधिगम से अलग करे? यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। देखिए परिपक्वता से अधिगम से अलग करती है स्वाभाविक प्रक्रिया। अधिगम जो है परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है, ये अभ्यास पर निर्भर करता है, तो ये तो साथ जोड़ेगी परिपक्वता से। भाई अधिगम सीखने में आप अभ्यास करेंगे तो परिपक्वता प्राप्त करेंगे। प्रेरक पर निर्भर करती है, अधिगम में कोई प्रेरक मिलेंगे तो भी परिपक्वता प्राप्त होगी। यह जीवन पर्यंत चलने पर वाली प्रक्रिया है, तो सीखे आप जीवन पर्यंत सीख सकते हैं, क्योंकि सीखना है तो जब तक ये प्राण है शरीर में तब तक हम सीख सकते हैं। तो तीनों चीज़ें सही दी गई हैं, लेकिन जो प्रश्न ऑप्शन कह रहा है कि एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, ये जो है विशेषता जो है परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है, बाकी सारे दोनों चीज़ों को जोड़ती है। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित करना क्या प्रायः हो जाएगा? तो आप सभी लोग जानते हैं, ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं, कि जब सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित करना प्रायः सामान्य कौशलों के निष्पादन के संदर्भ में बहुत लाभकारी होता है, कुल मिलाकर हानिकारक होता है।
दीर्घकालिक दृष्टि से लाभकारी होता है। तो कहीं ना कहीं अभी स्पष्ट बात नहीं हो पाई है कि समान परिपक्वता से पहले प्रशिक्षित करना प्रायः लाभकारी हो या हानिकारक। यह इस पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है। ये बात बिल्कुल सही है, तो डी ऑप्शन को लॉक किया जाए। अगला प्रश्न है, परिपक्वता का संबंध किससे होता है? तो परिपक्वता का संबंध विकास से होता है। आई होप सभी लोग अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। अगला प्रश्न बेहतरीन प्रश्न है कि विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का किससे है? कई बार बता चुके हैं और वर्ग 3 में आया हुआ प्रश्न है। तो विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का प्रतिक्रिया से है। उद्दीपन प्रतिक्रिया आपने पढ़ा होगा, याद करिए वो सिद्धांत जब मैंने पढ़ाया था, कोहलबर्ग का सिद्धांत, याद करिए सभी लोग। उद्दीपन की बात आई है तो कहीं ना कहीं कुत्ते पर प्रयोग करने वाले कौन से मनोवैज्ञानिक हैं? कमेंट करके बताइए। जी हाँ दोस्तों, उसी मनोवैज्ञानिक की बात कर रहे हैं। चलिए, बहुत ही बात है, एक पॉइंट बताने से सारी चीज़ें आपकी ये याद आ जाती है, ये बहुत बड़ी बात है और यही चीज़ चाहिए आप सभी के लिए। देखिए, परिपक्व विद्यार्थी कौन होगा या किसे हम परिपक्व विद्यार्थी बोल सकते हैं? 4 ऑप्शन आपके पेपर में पूछे जाएंगे। देखिए, अपनी बौद्धिकता के साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों का शीघ्र समाधान कर लेना परिपक्व विद्यार्थी होगा। अपने सभी प्रकार यानी खुद जो द्वंद्व हमारे अंदर चलता है, हमें क्या नहीं करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, शीघ्र समाधान हम खुद कर लें, वह होगा परिपक्व विद्यार्थी, वही होगा परिपक्व इंसान, वह होगा परिपक्व आदमी, वह होगा परिपक्व अध्यापक अध्यापिका। अगला प्रश्न है, खाली स्थान को परिपक्वता कहेंगे। किसको परिपक्वता कहेंगे? जो पारिवारिक हस्तक्षेप करता हो, सांस्कृतिक प्रभावों के कारण एवं एक परिवर्तन हो, प्राकृतिक जैविक विकास हो या पर्यावरणीय दबावों के कारण होना। तो पेडागॉजी में दबाव करना, प्रभावों के कारण एक परिवर्तन, हस्तक्षेप, ये आपके कौन से हैं? निगेटिव हैं। लेकिन जो परिपक्वता को कह सके वह प्राकृतिक जैविक विकास। प्राकृतिक जैविक विकास को ही हम परिपक्वता कहा जा सकता है, इसलिए सी ऑप्शन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे सही हो जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया था। अगला कि एक व्यक्ति मांसपेशियों का उपयोग करना सीखता है और इसके कारण एक कौशल प्राप्त कर लेता है। ये बहुत चैप्टर बहुत फर्स्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो कोई भी व्यक्ति जब मांसपेशियों का उपयोग करना सीखता है और इसके कारण एक कौशल प्राप्त करता है तो वह हमारा कौन सा कहला जाता है? उसी को ही परिपक्वता कहते हैं। जब कोई मांसपेशियों का उपयोग करना सीख लेता है और इसके कारण एक कौशल प्राप्त कर लेता है, उसी को ही परिपक्वता कहा जाता है। कुछ लोग अभ्यास, कुछ लोग अधिगम में करके चले जाते हैं, उसका रीज़न यही है, आप लोग क्लास अच्छे तरीके से समझते नहीं हैं। निम्नलिखित में से क्या एक शिक्षार्थी बालक बालिका की परिपक्वता का सबसे अच्छा वर्णन करता है? यह व्यक्तिगत विकास की एक सतत प्रक्रिया है, यह संज्ञानात्मक क्षमताओं से संबंधित है, विशिष्ट वातावरण की आवश्यकता होती है, कुछ विशिष्ट आयु में होता है। तो इनमें से देखा जाए जो एक शिक्षार्थी की परिपक्वता का सबसे अच्छा वर्णन करे कि यह व्यक्तिगत विकास की एक सतत प्रक्रिया। हम कई बार पढ़ चुके हैं, इस बार कई क्वेश्चन में ये पॉइंट रिपीट हुआ है, इतने में तो आप लोग समझ जाना चाहिए। अगला प्रश्न, विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन से एक उचित कथन होगा? देखिए, विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त हो जाता है, कथन गलत है। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में विकास एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है, ये हम पढ़ चुके हैं, ये सही बात है। विकास एकल आयामी है, विकास पृथक होता है। तो विकास एक ना ही एकल है ना ही पृथक है। तो जो सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि सामाजिक संदर्भ में विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है, वह हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न है, खाली स्थान के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किसके अलावा, यानी जो नहीं होगा वो बताना है। तो ये जानना जरूरी है कि कौन कौन से कारण हैं जिससे खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वह अपने शरीर की निपुणता प्राप्त करता है, यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है, यह समय बिताने के एक सुखद तरीका। तो समय बिताना कहीं ना कहीं पेडागॉजी नेगेटिव होगा। तो इसके अलावा जो होगा मुझे लगता है सभी हैं कि वे नए कौशल हासिल करें, इंद्रिय को उत्तेजित करें, शरीर पर निपुणता पाएँ, ये पॉजिटिव होता है। तीनों चीज़ें सही दी गई हैं, सी वाला नहीं दिया गया। तो सी के अलावा सारी जो हैं ऑप्शंस, सारे कारण खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। 50 क्वेश्चंस की ये क्लास है तो ध्यानपूर्वक समझना है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक बालक के विकास को प्रभावित करता है? देखिए, अंतःस्रावी जो ग्रंथियाँ होती हैं ये भी बालक के विकास को प्रभावित करेंगी। पौष्टिक भोजन भी करता है, ठीक है। रोग चोट होना, अगर कोई रोगी ना हो, अगर चोटिल हो तो भी प्रभावित होता है बच्चे का विकास। तो ये सभी जो हैं कारक जो हैं बालक के विकास को प्रभावित करते हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्यारा सा प्रश्न है कि आजकल अधिकतर विद्यालयों में संभागी समूह के लिए प्राथमिक ध्यान आधारित होता है। किस स्तर पर होता है? तो आजकल अधिकतर हम देखते हैं जो विद्यालय में संभागी समूह होता है उसमें प्राथमिक ध्यान आधारित जो होता है वह आयु स्तर पर होता है। बी ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न प्यारा सा प्रश्न है कि इनमें से कौन सा जो है बालकों के अधिगम एवं विकास में सबसे अधिक योगदान देता है। किसमें? बालकों के अधिगम और विकास में। परिवार, वयस्क समूह, टेलीविजन हो गया, परिवार संयुक्त समूह, अध्यापक हो गए, परिवार खेल कंप्यूटर हो गए, परिवार खेल पर्यटन हो गए। अब देखिए प्रश्न को समझिए, बालक के अधिगम और एवं विकास में, तो अधिगम यानी सीखने में और विकास में जो योगदान होता है वह कहीं ना कहीं परिवार का भी होता है, समयस्क जो समूह होते हैं उन पर भी होता है और अध्यापक भी होते हैं। तो परिवार भी आ जाते हैं, अध्यापक भी आ जाते हैं और जो साथी पढ़ने वाले हैं वो भी आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बेस्ट ऑप्शन आपके लिए हो जाता है जो अधिगम विकास के सबसे योगदान दे। बच्चों की बात कर रहे हैं क्योंकि बच्चे अपने सहपाठी से भी सीखते हैं। अगला, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं दिया गया है। जो अध्यापक यह विश्वास करता है कि विकास प्रकृति की वजह से होता है वह अनुभव प्रदान करने को महत्व नहीं देता है। वह प्रारंभिक अनुभव महत्वपूर्ण होते हैं और अध्यापक का हस्तक्षेप भी महत्वपूर्ण होता है। प्रारंभिक जीवन की नकारात्मक घटनाओं के प्रभाव से कोई भी अध्यापक बचाव नहीं कर सकता। या कह सकते हैं व्यवहारात्मक परिवर्तन के संदर्भ में विकास वातावरणीय प्रभावों के फलस्वरूप होता है। देखिए इनमें से देखा जाए जो हमारा कथन सही दिया गया है वह यह होगा कि जो अध्यापक वह विश्वास करता है कि विकास प्रकृति की वजह से होता है वह अनुभव प्रदान करने को महत्व नहीं देता है। प्रारंभिक अनुभव महत्वपूर्ण होते हैं और अध्यापक का हस्तक्षेप भी महत्वपूर्ण होता है। बिल्कुल सही बात है। प्रारंभिक जीवन की नकारात्मक घटनाओं के प्रभाव से कोई भी अध्यापक बचाव नहीं कर सकता। तो कहीं ना कहीं सी ऑप्शन जो है कहीं ना कहीं हमें लग रहा है। और देख लेते हैं, व्यवहारात्मक परिवर्तन के संदर्भ में विकास वातावरणीय प्रभाव के फलस्वरूप होता है। तो ये भी बात सही दी गई है। ठीक है, अब बात आपकी फंसती पहला ऑप्शन और सी ऑप्शन कि जो अध्यापक यह विश्वास करता है कि विकास की प्रकृति वजह से होती है और अनुभव प्रदान करने को महत्व नहीं देता है, या प्रारंभिक जीवन की नकारात्मक घटनाओं के प्रभाव से कोई भी अध्यापक बचाव नहीं कर सकता है। तो देखिए प्रारंभिक जीवन जो नकारात्मक घटनाएं होती तो उसका प्रभाव, घटनाओं के प्रभाव से जो है बचाव किया जा सकता है। ये अब समझ में आ गया। अगर प्रभाव को बचाना है, घटनाएं ठीक है वो चीज़ें, लेकिन घटना का जो प्रभाव होता है उससे बचाया जा सकता है। तो सी ऑप्शन जो सही नहीं होगा। आइए बात करते हैं अगला प्रश्न है कि बालक की प्रथम पाठशाला तो परिवार ही होता है। ये सभी लोग जानते समझते हैं, आप सभी लोग ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं, कई बार पूछा गया, रिपीट हुआ है। बालक का प्रारंभिक विकास मुख्यतः किस पर निर्भर करता है, तो माता पिता पर निर्भर करता है। ये भी आप सभी लोग जानते समझते हैं, आप सभी लोग ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं। अगला प्रश्न दिया गया कि निर्धन परिवार के बच्चे जो छोटे आकार के परिवार से संबंध हैं उनको विकास के बेहतर वातावरण पाने के मौके होते हैं, क्योंकि उन्हें बड़े परिवारों के निर्धन बच्चों की अपेक्षा क्या होते हैं, उन्हें बेहतर परिस्थितियां प्राप्त होती हैं। ये भी बात सही है। डी ऑप्शन कई बार पूछा गया है, वर्ग 3 में भी पूछा गया है। वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक तो पर्यावरण भी होता है, स्वास्थ्य भी होता है, आहार भी होता है। ये ऑलरेडी हम पिछले क्वेश्चन में बता चुके हैं वृद्धि से संबंधित। तो क्वेश्चन को घुमा दिया गया, बाकी आंसर तो वही था। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं। निम्नलिखित में से खाली स्थान के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। देखिए जो आपका पौष्टिकता की गुणवत्ता, संस्कृति, शिक्षा की गुणवत्ता, ये तीनों ऐसे हैं जो वातावरणीय कारक को विकास को आकार देते हैं। लेकिन जो शारीरिक गठन होता है ये आपके वातावरणीय कारक के विकास को आकार नहीं देता है। तो इसके अतिरिक्त यानी शारीरिक गठन के अतिरिक्त सभी आपके विकास को आकार देते हैं। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डी ऑप्शन आप लोगों को सही हो जाएगा। तो सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। इनमें से कौन सा कथन है जो बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है। देखिए बच्चे, बालक बालिका, शिक्षार्थी, विद्यार्थी की विकास में परिवेश की भूमिका का जो समर्थन करे, 4 बेहतरीन लाजवाब ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न को समझिए, बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन। तो पिछली कुछ दशाब्दियों में बुद्धि लब्धांक परीक्षा में शिक्षार्थी के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि होना, एक समान जुड़वा बच्चे जिनका लालन पालन भिन्न भिन्न घरों में हुआ हो उनकी बुद्धि लब्ध 0.75 के समान उच्च होना, शारीरिक रूप से स्वस्थ बच्चे अक्सर नैतिक रूप से अच्छे पाए जाते हैं। और अगला ऑप्शंस कह रहा है कि कुछ शिक्षार्थी बालक बालिकाएं जो सूचनाओं का जल्दी प्रक्रमण करते हैं जबकि उसी कक्षा के अन्य विद्यार्थी ऐसा नहीं कर पाते। देखिए भूमिका, बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन, परिवेश जहां बच्चा रह रहा, वातावरण से संबंधित है। तो पिछली कुछ दशाब्दियों में बुद्धि लब्धांक परीक्षा में शिक्षार्थी के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। यह ऐसा कथन है जो बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन कर रहा है। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाए, क्योंकि भूमिका, विकास, इन चीज़ों को भी ध्यान देना है।
अगला, निम्नलिखित में से कौन जो है मानव विकास का सही क्रम है? तो कई बार पूछा गया है। पहला होता है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। शैशवावस्था 0 से लेकर 5 तक की अवस्था, 6 से लेकर 12 वर्ष तक बाल्यावस्था, 12 से लेकर 18 वर्ष तक किशोरावस्था और 18 से लेकर 40 तक कौन हो जाएगा? प्रौढ़ावस्था। ये 60 तक होगा। प्रौढ़ावस्था की आयु क्या होगी? सभी लोग बताइए। जन्मोत्तर अर्थात जन्म के बाद के विकास की दूसरी प्रमुख अवस्था कौन सी होती है? तो जन्म के बाद की अवस्था कहलाती बाल्यावस्था, जिसे क्या कहते हैं? खेलने की अवस्था भी बोला जाता है। बाल्यावस्था 6 से लेकर 12 तक होती है, जिसमें 6 से 9 होता है पूर्व बाल्यावस्था और 9 से 12 होता है उत्तर बाल्यावस्था। इन चीज़ों को भी जानना है, क्योंकि ये भी पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है, लेकिन आपसे सभी प्रकार से प्रश्न आना चाहिए, बनना चाहिए और आपके दिमाग में, मेमोरी में सेव होना चाहिए। शैशवावस्था मानव विकास की प्रमुख अवस्था होती है। तो शैशवावस्था मानव विकास की प्रमुख अवस्था प्रथम अवस्था कहलाती है। शैशवावस्था प्रथम अवस्था होती है मानव विकास की, हमें अभी पढ़ा। शैशवावस्था कैसी होती है? तो शैशवावस्था 5 वर्ष तक होती है, ये भी हमने अभी पढ़ लिया। इसके बाद अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि बाल्यावस्था क्या होती है? तो बाल्यावस्था आपके 12 वर्ष तक होती है। इसके बाद अगला प्रश्न कह रहा है कि शैशव काल की अवधि क्या होती है? तो शैशव काल की अवधि जन्म से लेकर 2 वर्ष तक होती है। इसके बाद आपका अगला प्यारा सा प्रश्न है कि मध्य बचपन की अवधि बताइए। तो मध्य बचपन की अवधि 2 से 6, 10 वर्ष के बाद या जन्म से 2 वर्ष, तो कहीं ना कहीं 6 से 11 वर्ष ये हो जाएगा, मध्य बचपन की अवधि कहला जाएगी। ठीक है, सभी लोग समझ गए अच्छे तरीके से। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न प्यारा सा प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? परवर्ती, पूर्ववर्ती, इनको समझना है। तो ऐसा आयु समूह जो परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी में आए वह कहलाता है 6 से लेकर 11 वर्ष की अवस्था की बात करते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है कि वृद्धावस्था 60 वर्ष के जीवन के अंत तक, वृद्धावस्था क्या होता है? 60 वर्ष के जीवन के अंत तक जो होता है वृद्धावस्था कहलाता है, जो हमने इस पूछा था इसलिए हमने आपको बता दिया। निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो परवर्ती में यहाँ आ जाएगा 9 से लेकर 12 वर्ष। अब आप बोलेंगे इसमें भी परवर्ती दिया गया था, लेकिन ऑप्शंस नहीं दिया गया था, इसलिए हमने 6 से 11 लगाया है। इसीलिए दोनों प्रश्नों को रखने का उद्देश्य यही है कि इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, लेकिन ऑप्शन को ध्यान में रखकर भी आपको कमेंट करना होता है, आंसर देना होता है, फीडबैक करना होता है। अगला प्रश्न है बाल्यकाल क्या होता है भैया? तो बाल्यकाल सभी लोग जानते हैं कि 6 से लेकर 12 वर्ष तक की आयु बाल्यकाल कहलाती है। बाल्यावस्था को ही बाल्यकाल बोला जाता है। निम्नलिखित में से किस आयु में सीमा को प्रारंभिक बचपन माना जाता है? कौन सी सीमा है? तो वह कहलाती 2 से 6। 2 से 6 वर्ष तक जो है यह प्रारंभिक बचपन की सीमा मानी जाती है। और 50वां प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है क्लास 2 का कि गर्भाधान से बालक के जन्म तक की अवधि को क्या कहा जाता है? तो गर्भाधान से बालक के जन्म तक की अवधि जो कहलाती है वह प्रसव पूर्व काल कहलाता है। तो हो जाएगा प्रसव पूर्व काल इज द राइट आंसर। और एक क्वेश्चन आप सभी के लिए मॉक क्वेश्चन के रूप में दिया जा रहा है। और मॉक क्वेश्चन में क्या प्रश्न आप सभी के लिए कि मानव विकास का प्रारंभ होता है गर्भावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से या शैशवावस्था से होता है? तो मानव विकास का प्रारंभ किस अवस्था से होता है यह आपको कमेंट करके बताना है। साथ ही साथ जो बाल विकास की अवधारणा और अधिगम में संबंध में 50 क्वेश्चंस किए हैं, इनको भी आपको कमेंट करके बताना है कि आपके अकॉर्डिंग क्या क्वेश्चंस लगे, आपने 50 क्वेश्चन में कितना एक्सेप्ट किया, कितने आपके आंसर सही आए, ये भी आप लोग अभी से कोशिश में लग जाइए। बाकी डेली 7 PM to 7:30 हमारी क्लास CDP की चलेगी। 11:30 में हमारी हिंदी की क्लास आएगी। बाकी सभी सब्जेक्ट की धीरे धीरे क्लासेज की जो है टाइमिंग टेबल बना दिया जाएगा, सभी क्लासेज होगी, क्योंकि इस बार वर्ग 3 एग्जाम को 101% फतेह करना है। तो आई होप सभी लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। फीडबैक करते रहिए, TT फैमिली से जुड़े रहिए। ये आपका अपना परिवार TT फैमिली है। बाकी सभी अपडेट पाने के लिए हमारे टेलीग्राम और साथ ही साथ आपके इंस्टाग्राम पेज पर जरूर जुड़ें, ताकि सभी अपडेट आपको मिल सके। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।